नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर आज इजराइल विश्व के सामरिक और आर्थिक शक्ति बन चुका है, जिसका असर हमास के साथ हो रहे संघर्ष में भी दिख रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन आज खुलकर उसका साथ दे रहे हैं। भले ही इजराइल क्षेत्रफल के मामले में छोटा हो, लेकिन इकोनॉमी की ताकत के सामने यह कई देशों को पीछे छोड़ देता है। सामरिक और आर्थिक वजह से आज अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल हमास युद्ध में इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। आज ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या और यह जंग अभी और कितनी चलेगी, और आखिर इजराइल के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ नहीं, तो इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब दुनिया के तमाम देश खुलकर किसी न किसी के साथ आ गए हैं। एक और जहां हमास को ईरान समेत कई दूसरे इस्लामिक देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई बड़े देश हैं। इजराइल के साथ अमेरिका के होने के पीछे दो बड़ी वजह है। मध्य पूर्व की राजनीति अमेरिका को बाध्य करती है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हो। फिलिस्तीन को जिस तरह से इस्लामिक देशों को समर्थन मिलता है, उसे अमेरिकी हित के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अमेरिका रणनीतिकारों का पक्का मानना है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी दबदबे को कायम रखने के लिए एक ऐसे देश की जरूरत है जो कट्टर इस्लामी सोच का मुकाबला कर पाने में सक्षम हो। सऊदी अरब को छोड़ वो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान जैसे देशों से समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकता। लिहाजा इजराइल के साथ खड़ा होना ही उसके पास रास्ता है। इसके साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में यहूदियों की प्रभावी भूमिका है। अमेरिका में अधिकांश बड़े बड़े कारोबारी यहूदी हैं या उनका कारोबार में अहम दखल है। इजराइल की मोटी कमाई निर्यात से होती है। यह देश सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश इजराइल की तकनीकी के कायल है। हीरे, इंटीग्रेटेड सर्किट, रासायनिक उत्पाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरक, मेडिकल इक्विपमेंट्स, अन्य उपकरण का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। इजराइल के कुल एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 26.5% की है, तो वहीं यहूदियों का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा दखल है। ब्रिटेन ने बड़े बड़े शोरूम, आउटलेट के मिला यहूदी है। इसके साथ ब्रिटेन का राजनीति और आर्थिक हित अमेरिका से जुड़ा है। अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरह कुल इजराइल के पक्ष में आ गए हैं, तो वहीं मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। उससे दुनिया के सामने विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल और हमास युद्ध ने विश्व को दो भागों में बांट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए से मुख्य बिंदु बताते हैं कि आखिर इस जंग और ब्रिटेन और अमेरिका के साथ होने का कारण क्या है। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और विश्व युद्ध। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का इजराइल दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बाद पहुंचने वाले सबसे बड़े नेता। ऋषि सुनक ने इजराइल के साथ दिखाई है एकजुटता। ऋषि सुनक ने इजराइल का समर्थन किया है। हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हूं, यह कहा है ऋषि सुनक ने। किसी भी नागरिक की मौत एक त्रासदी है, यह कहा ऋषि सुनक ने। ऋषि सुनक विश्व के कई नेताओं से बात भी कर चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली के नेताओं से चर्चा कर चुके हैं इसी विषय पर। ऋषि सुनक ने यहूदी समुदाय को आश्वासन दिया है, यहूदी समाज की सुनिश्चित करेंगे सुरक्षा,
ये ऋषि सुनक ने कहा है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बीएस निगम साहब जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। ब्रह्मदीप जी, अब अगर ऋषि सुनक ने भी ये क्लियर स्टैंड कर दिया है और कह दिया कि हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये किस तरफ इशारा करता है कि पहले जो बाइडेन और अब ऋषि सुनक? देखिए राणा साहब, जो फिलिस्तीन है वो संयुक्त राष्ट्र की मदद पर चलता है और 80% करीब जो अनाज है, सहायता है, वो सब संयुक्त राष्ट्र की मदद पर चलती है। फिलिस्तीन के प्रति यूरोपीय देशों में अच्छी भावनाएं रही है, लेकिन जब आप फिलिस्तीन में हमास जैसा और वो एक देश पर हमला करे और उसके बाद उसका जश्न मनाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं न केवल मानवता के खिलाफ अक्षम्य अपराध है, लेकिन उसके साथ ही साथ इससे यह संदेश भी गया है दुनिया में कि जो इस्लामिक देश है वो लोकतंत्र के प्रति, मानव अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। और यह एक ऐसा संकट है जिसने न केवल यूरोपीय देशों को लामबंद कर दिया है, लेकिन दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को भी लामबंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि देखिए, जो यहूदी राष्ट्र का सपना है उसको साकार करने में जिस राष्ट्र ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो ब्रिटेन था, और उस दौर से ही ब्रिटेन ने हमेशा ध्यान दिया है। अगली बात यह है कि जो ब्रिटेन है वो एक उदारवादी राष्ट्र के तौर पर स्वीकार किया जाता है, दुनिया में उसकी पहचान है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि जो मध्य पूर्व है, मध्य पूर्व में अमेरिका को सामरिक तौर पर मजबूत रहने के लिए इजराइल की बहुत जरूरत है। और यह पिछले कई दशकों से देखा गया है कि जो अमेरिका की कूटनीति होती है, ब्रिटेन उसी रास्ते पर चलता है। तो कुल मिलाकर दुनिया भर में आप जब देखेंगे कि एक तरफ तो जो इस्लामिक राष्ट्र है उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो आतंकवाद के पक्ष में खड़े हैं या वो मानव अधिकारों के पैरोकार है। और यदि वो मानव अधिकारों के पैरोकार है तो उनको पारदर्शिता से इजराइल में हुए आतंकी हमले का भी विरोध करना पड़ेगा और अस्पताल पर हुए हमले का विरोध करना भी पड़ेगा। दूसरी ओर यूरोपियन राष्ट्रों ने यह संदेश दे दिया है कि यदि इस्लामिक देशों ने कट्टरता को इसी प्रकार से लगातार समर्थन किया तो यूरोप का जो रास्ता है वो दूसरा रास्ता हो सकता है, और यह आप इजराइल के पक्ष में दो देश जिस प्रकार से खड़े वो उसको प्रतिबिंबित करता है। राणा जी, बिल्कुल बिल्कुल। निगम साहब, अब जिस तरह से ब्रिटेन भी एकदम स्टैंड ले चुका है, इंग्लैंड भी स्टैंड ले चुका है और खुलकर कह दिया कि हम तो इजराइल के साथ हैं, तो क्या संयुक्त राष्ट्र को भी एक संदेश दिया गया कि हम इनके साथ हैं, आप सतर्क हो जाइए, या अब उनकी रणनीति में भी बदलाव होगा और वो भी अपना स्टैंड और मजबूती के साथ क्लियर करेंगे? देखिए राणा जी, जब ये कहा जाता है ना कि हम साथ में हैं, तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ ये, बाहर का कोई राष्ट्र आक्रमण करता है या इन दोनों के बीच में शामिल होता है तब हम आपके साथ हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून में यही चीज जो है, ये मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि हम तुम्हारे साथ। वरना आप ये देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई वो आतंकवादी हमला, एक तरफ उनको खिलाने की बात भी करते हैं। अब ये मानवतावाद और फिर आतंकवाद दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? आप खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी, और आप उनके साथ खड़े भी होंगे। हमारे पूर्व वक्ता ने जो कहा है, मैं उस बात से बड़ा सहमत हूँ कि जो पूरा डिपेंड है फिलिस्तीन, वो सारा का सारा दुनिया की रहम पर जिंदा है ना। हम सारे लोग मिलकर के उसको सपोर्ट करते हैं, खाना खिलाते हैं, दवाएं देते हैं। और उसमें भी एक नई चीज पैदा हुई है, जो इंफॉर्मेशन वार हम पिछले 24 घंटे से देख रहे हैं। एक खबर ये भी आई है कि वहां पर इतने लोग मारे ही नहीं गए हैं। ये भी जो एक मतलब एक नैरेटिव सा बनाया जा रहा है। किसी ने कहा कि नहीं, कोई 500 लोग नहीं मारे गए, कोई बिल्डिंग धाराशायी नहीं हुई, कि ये सब इजराइल की बनाई हुई बातें हैं और एक प्रकार से ये भ्रम पैदा करने वाली बात है। तो समझ में नहीं आता है किस पर यकीन किया जाए। हमारे पास में जो स्रोत होते हैं इन जानकारियों के, वहां अंदर तो जाने की लाभ करते नहीं हमारे पत्रकारों को।
जो वहां जैसे तैसे आते हैं अल जजीरा या दूसरे माध्यम से, वो यही लोग जो रिपोर्ट जारी करते हैं उसी से होता है। तो अभी तो जो स्थिति है वो इतनी स्पष्ट भी नहीं है कि एक्चुअली कितने लोग उनके गिरफ्तार हैं, कितने लोगों को अगवा किया गया है, कितने लोग मारे गए हैं। ये दोनों तरफ से जो की जा रही है ये इंफॉर्मेशन वार है। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है वो अपनी जगह है। जब ये दोनों देश, बड़े देश, और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो इजराइल के निर्माण में एक मुख्य भूमिका में रहे हैं, बिल्कुल, इनका एक साथ आना और ये एक धर्म युद्ध में परिवर्तित होना। हाँ। अब ये केवल दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रह गया। हाँ। अब ये केवल हमास या इसके आतंकवाद के और इसका जो विक्टिम है इसके बीच का नहीं रह गया। अब ये बिना बात का धर्म युद्ध बन गया। अरे मुझे बताइए, इस्लामिक देशों को ये सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत थी? हाँ। वो निंदा नहीं करते तो चुप लगा सकते थे। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा सेलिब्रेट किया जिससे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या दूसरे माने कि जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे इकट्ठे होने। यूएनओ में भी क्या होगा? हाँ। यूनियन उसमें यूएनओ में भी क्या होने जा रहा है? वहां भी ये लोग जाएंगे, अपनी बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूएनओ की इसमें कोई भूमिका हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ भी करना है इन्हीं देशों को करना है। हाँ, दुनिया की वाच रहेगी ईरान के ऊपर जी। ईरान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ईरान अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है, अगर वो इस धर्म युद्ध को और बढ़ाता है तो ये खतरा बढ़ने वाला है। बिल्कुल। भूषण साहब, क्या अब दो देशों ने इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो क्या भारत स्टैंड क्लियर करेगा या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहेगा? धन्यवाद राणा साहब। भारत ने अपना स्टैंड काफी क्लियर कर दिया है। भारत ये कहता है ठीक है, पैलेस्टीनियंस का रहने का हक है। हम पैलेस्टीनियन सब स्टेट को सपोर्ट करते हैं। अगस्त 2022 का मोदी जी का लेटर है, वो वेब पे, नेट पे अवेलेबल है। हम पैलेस्टीनियन स्टेट को सपोर्ट करते हैं, पर हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते जी। भारत भुगभोगी है। भारत क्या चाहता है? टेररिज्म एक अपनी बात मनवाने का सिक्का। टेररिज्म, आतंकवाद, उन्मादी आतंकवाद, बहशीपन, अपनी बात मनवाने का तरीका, ये सिक्का जो है ये दुनिया से सिक्का खत्म हो जाना चाहिए। इस सिक्के को खोटा मानना चाहिए। हमारे साथ हम मसूद अजहर को कहते हैं, यूएनओ को कहते हैं इसको डिक्लेयर करो टेररिस्ट। चीन वीटो कर देता है, टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं होता है। ये हमने देखना है कि टेररिज्म कोई तरीका ही नहीं सॉल्व करने का, इसके पीछे हम हैं। तो अब आप कहें पैलेस्टीन, आपको पता है इजराइल जो है 400 किलोमीटर ऊंचा है, 400 किलोमीटर और 115 किलोमीटर चौड़ा है। अब ये उसके पूर्वी भाग में वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक माने जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक, और लेफ्ट भाग में गाजा है। तो गाजा में कौन है? हमास है। ये हमारे जैसे 1947 की लड़ाई हुई तो गरम दल है, ये आतंकवादी हैं। और पीएलओ जो है ये तो आपको पता है 1974 से यूएनओ का इनको रिकॉग्निशन है ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पे, फुल फ्लेज कंट्री के तौर पे नहीं। वो ये चाहते कि हमास आगे बढ़े, वो चाहते बात से काम हो। और वो क्या, हमास क्या कहता है? अरे तुम डरपोक हो, तुम तो उनसे मिल गए हो। वो उनके आगे उनको दबाता है, ये बात है। तो इसलिए क्या हो रहा है, हमने तो इसलिए आप पूछ रहे हैं किसको सपोर्ट कर रहा है? इजराइल, पैलेस्टीन के अंदर ही दो गुट हैं, मैंने अभी बताया आपको। पीएलओ, यासर अराफत पहले थे, और ये हमास वाले। तो हमने बड़ी क्लियर बात है, यस आप पैलेस्टीनियंस का रहने का राइट है, पर नॉट विद टेररिज्म। ये हमारा पॉइंट है जी। और मैं आपको और बताऊं राणा साहब, ये बात चल रही थी, ये सब बात उलझाई हुई ईरान की है। कारण क्या है? ये 25 अरब देश हैं, और ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे देखिए, सऊदी, पहले तो यूएई, दुबई, और दुबई अबू धाबी, ये यूएई 7 प्रिंसिपलिटीज हैं। और ये तो ये और सऊदी, ये सुन्नी इस्लाम के गढ़ है। पर इनको पता, होशियार है, इनको पता लग गया है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल से हमारी रिचनेस आएगी, हमारे पास हम बड़े डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। इसके दिन खत्म हो रहे हैं, दिन लद रहे हैं, तो हमें दूसरी चीज करनी है। तो यूएई तो आप देख रहे हैं बड़ा भारी फाइनेंशियल सेंटर बन के उभरा है। सऊदी में भी कहता है कि कट्टरवादी कम करो। पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले
औरतों को गाड़ी चलाना अलाउड नहीं था, अभी है। अभी औरतें काम मतलब वो मॉडरेट रूट ले रहे हैं। और आपको पता है यूएई तो रिकॉग्नाइज कर चुका है इजराइल को एज ए स्टेट। इजिप्ट तो 73 में कर गया, जॉर्डन भी कर गया, बेरूत भी कर, बहरीन भी कर गया। तो अभी क्या था, सऊदी करने वाला था। क्यों करने वाला था? अमेरिका ने कहा सऊदी को, देखो भाई अभी तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? तुम्हारी लड़ाई शिया ईरान के साथ है, और ईरान जो है वो तो न्यूक्लियर हो रहा है। तो सऊदी ने कहा हमें आपसे न्यूक्लियर चाहिए। किससे? अमेरिका से। अमेरिका ठीक है हम न्यूक्लियर देते हैं, बशर्ते आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। और सऊदी और इजराइल की संधि होने वाली थी, ये ईरान को मंजूर नहीं है। ये क्यों? कि मैं चौधरी बना रहा हूं पूरे मुस्लिम कंट्रीज का वर्ल्ड में। क्यों? सऊदी पीछे हट रहा है, यूएई तो हट चुका है। अब बीच में अर्डोगान टर्की का, वो भी वो भी कमाल अतातुर्क की तरह, ओटोमन एम्पायर की तरह, वो कहता है मैं मुसलमान वर्ल्ड का मैं नया खलीफा बनूं। वो तो बन नहीं पाया, उनकी इकोनॉमी बड़ी पुअर कंडीशन में है, ईरान की भी पुअर कंडीशन में है। पर वो ईरान इस मौके को देख के सब 2-3 साल से उकसाया है और ये काम किया है। तो आप देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये काम पीछे कहां से हो रहा है? ईरान से हो रहा है। तो ये अभी क्या करेंगे ईरान जो आप दो भेड़े जो खड़े किए हैं, किसने खड़े किए हैं? ये ईरान तुम भाई बीच में मत आना, हमने भेड़े खड़े किए, अमेरिका कह रहा है। तो ईरान को दबाने के लिए। और आज से आपको पता होगा, यस्टरडे तक, कल तक 2015 की जो एग्रीमेंट थी यूएसए और ईरान की, वो एग्रीमेंट कल खत्म हो गई है। सैंक्शन जो थे, क्या सैंक्शन थे? आप ईरान बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप नहीं करेंगे और किसी को पास ऑन नहीं करेंगे। आप ईरान ड्रोन डेवलप नहीं करेंगे, किसी को पास ऑन नहीं करेंगे। वो चुपचाप करते रहे हैं और न्यूक्लियर भी पहुंचने वाले हैं। पर आज से अमेरिका ने वही के वही सैंक्शन दोबारा ईरान पे लागू कर दिए हैं। क्यों? अरे ईरान ने भी क्या बोला है कि हमको आपने इजराइल, अगर आपने गाजा में अटैक किया तो आपको हम देख लेंगे। बिल्कुल। अलूने साहब, अब मेरा सवाल यह है कि अगर आप स्टैंड क्लियर कर दिया है ब्रिटिश ने भी और इंग्लैंड ने भी, तो अब सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब संयुक्त राष्ट्र या फिर मिडिल ईस्ट के देश एक साथ आ जाएं? और अगर एक साथ आ गए तो स्थिति भयानक हो सकती है। अलूने जी? नहीं, मैं बता रहा हूं आ जाए, उनको तो आना ही पड़ेगा। सऊदी भी जो है, देखिए जब मेरा भाई पिट रहा है तो मैं तो साथ में खड़ा नजर ही आऊंगा। सऊदी भी खड़ा नजर आ रहा है। क्यों? और शुरू में तो गोल बात कर रहा था। बिल्कुल। अलूने जी? वो एक उसका जो सच्चाई वो गुब्बारे की तरह है, जो खुला गुब्बारा होता है ना, उसके अंदर कुछ होता नहीं है। तो मुस्लिम दुनिया में एकता आना जो है वो एक दिवा स्वप्न हो सकता है, लेकिन वो हकीकत नहीं हो सकती। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि जो सऊदी अरब है वो परमाणु संयंत्र चाहता है अपने देश में, क्योंकि उसको ईरान से मुकाबला करना है। और वो जो परमाणु संयंत्र के बहुत करीब पहुंच रहा था, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और जो कह रहे थे, जिसके बारे में अपने डिफेंस एक्सपर्ट अभी इशारा भी कर रहे थे, तो वो एक तरफ ईरान के सामरिक संबंध चाइना से तो है ही है, लेकिन ईरान, जो सऊदी अरब है, अमेरिका है और जो इजराइल है, जो उनके यदि मजबूत संबंध होते तो जो सऊदी अरब है वो अपने उस सपने में कामयाब हो जाता। उसको सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाई है वो हमास ने पहुंचाई है। अब जो हमास है उसके आतंकियों को कुछ सालों पहले सऊदी अरब ने पकड़ा भी था। जाहिर है इस बात का संदेश था कि हमास के प्रति सऊदी अरब की भावनाएं बहुत अच्छी नहीं है। और इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि जिसके रिपोर्टें भी कई बार आई कि जो गुप्तचर एजेंसियां हैं या जो गुप्त सूचनाएं हैं वो इजराइल और सऊदी अरब के बीच कहीं ना कहीं आदान प्रदान होता है। इसी का कारण है कि ईरान के जो परमाणु संयंत्र है उसको मोसाद निशाना बनाने में सफल हो गई थी। अब दूसरी बात यह भी है कि यदि आपको इस्लामिक दुनिया का बेताज बादशाह बने रहना है, क्योंकि सऊदी अरब का हित है, आप मक्का, मदीना, दुनिया भर के जो मुसलमान है वो वहां पर आते हैं। और सऊदी अरब आज से नहीं सदियों से मुस्लिम दुनिया का रहनुमा बना हुआ है। ईरान जिस प्रकार से कट्टरता के जरिए हिजबुल्लाह और हमास को हथियारों के जरिए और उसके बाद इजराइल के विरोध के जरिए मुस्लिम दुनिया को संदेश देना चाहता है कि हम सबसे बड़े हमराह हैं इस्लामिक दुनिया के, या हम सबसे बड़े रहनुमा है, इसको न तो सऊदी अरब स्वीकार कर सकता है, नहीं टर्की स्वीकार कर सकता। आप देखिए अर्दोआन जैसे जो नेता हैं
जिन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथ के नाम पर तुर्की के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदल दिया। ये बहुत अभूतपूर्व है, लेकिन उसके बावजूद एर्दोआन ने अभी तक कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम दुनिया एक साथ आ जाएगी, अरब देश एक साथ आ जाएंगे और इजराइल पर हमला कर देंगे, ये मुमकिन भी नहीं है। क्यों? इसका कारण इतिहास रहा है। आप देखिए, इजराइल ने अभी नरसंहार नहीं देखा है। 1948 में जिस दिन उसकी स्थापना हुई, उसके अगले दिन ही अरब राष्ट्रों ने उस पर हमला बोल दिया था। आपने 1967 में देखा, लगातार इजराइल ने जूझते हुए जो खाड़ी देशों का, मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों का सामना किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण राणा जी, देखिए ये जो युद्ध है, ये जो दौर है, यह सिर्फ जमीनी युद्ध का दौर नहीं है। इसमें टेक्निकल या जो तकनीक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इजराइल में यह मानता है कि वो किसी भी देश के सॉफ्टवेयर को वहीं पर हैंग कर सकता है। मतलब आप सोचिए कि वो जो ईरान जैसे जो देश है, वो इजराइल के बराबर ही विज्ञान में नहीं कर सकते। सऊदी अरब इजराइल के बराबर ही नहीं कर सकता। तो जो इस्लामिक दुनिया है वो इजराइल से आशंकित है, और इजराइल से सबसे ज्यादा जो खुश है वो है यूरोप के देश, वो है ब्रिटेन, वो है अमेरिका। तो इजराइल में जो क्षमताएं हैं, सामरिक क्षमताएं, इजराइल की जो आर्थिक क्षमताएं हैं, और इन सबसे बढ़ के जो यहूदी व्यापारी हैं, जो आपने आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र किया। देखिए, रूस जो है वो इजराइल के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रूस और यूक्रेन जैसे जो देश है वहां पर भी यहूदी हावी हैं। तो इजराइल के जो नागरिक है उनमें तमाम तरीके की वो इतने सक्षम हैं, उनमें इतनी क्षमताएं हैं कि अरब राष्ट्र उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी कारण इजराइल जो है एक छोटा सा राष्ट्र होकर भी अपने साहस से अरब राष्ट्रों को भी झुका सकता है और दुनिया को भी झुका सकता है। राणा जी, बिल्कुल निगम साहब, क्योंकि क्या यूं भी कहा जाए कि अमेरिका और ब्रिटेन इसलिए भी साथ दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका को पता है कि पिछले कई वर्षों से बौद्धिक क्षमता और आर्थिक क्षमता की बैकबोन इजराइल बना हुआ है और वो उसको टूटने नहीं देना चाहते। अच्छा एनालिसिस किया है यहूदियों का। ये बुद्धि तो इनके अंदर है ही, एक विचित्र, मतलब बहुत ही एक अलग तरह की है। और टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस है इजराइल कि कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और हम आपको ये बात बताएं, इंडिया में जिसके ऊपर बड़ा काफी हो हल्ला मचा था कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, लोगों की निगरानी की जा रही है, ऐसे सॉफ्टवेयर तो इजराइल में रोज बनते हैं। और ये दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी सिस्टम को कभी भी जब चाहे बर्बाद कर देंगे। तो कोई मुकाबला तो इस्लामिक देश कर नहीं पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल निर्विवाद सत्य है। लेकिन जो अभी उन्होंने इशारा किया कि यूक्रेन और रशिया का जो स्टैंड है, मुझे लगता है रशिया इसलिए मजबूर हो रहा है कि उसे चाइना की सपोर्ट चाहिए। और ईरान को उन्होंने न्यूक्लियर अपने नो हाउ बेचने के लिए, जो डेवलप करने के लिए जो वादा किया है, और उससे ईरान ने जो उनको बहुत बड़े रॉकेट दिए और दूसरे इक्विपमेंट दिए हैं, उससे एक ऐसा एंगल बन गया कि अब ना तो गले में नीचे जाए, ऊपर से आता हुआ बन पा रहा है। वो ऐसी फांस बन चुकी है इनके बीच में, चाइना रसिया, रसिया ईरान, और ईरान और फिर चाइना भी उसका समर्थन करता है ईरान का इनडायरेक्टली। तो खुल के तो आया नहीं है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी सी बड़ी विचित्र बन रही है। हमारा यासर अराफात को समर्थन रहा है, पीएलओ को समर्थन रहा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पीएलओ भी, यासर अराफात खुद भी हमास के जन्मदाता हैं, वो उसमें रहे हैं, उन्होंने बनाया उसको। और अमेरिका ने जब एक शर्त रखी थी कि तुम ये कह दो कि हम हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम हिंसक नहीं होंगे, तो यासर अराफात ने साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, हमारा, चूंकि उनका रेजोल्यूशन पास था, तो हम पीएलए को भी क्लीन चिट तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो भी हिंसा में विश्वास करते हैं। उनका अराफात बिल्कुल बिल्कुल। भूषण साहब, क्या यूं समझा जाए कि जो समर्थन चल रहा है, अमेरिका कहीं ना कहीं ये संदेश एशिया को भी देना चाहता है कि मैं इस पूरे इलाके में या इस पूरे एरिया में मैं शांति बहाली लाना चाहता हूं और उससे उसका वर्चस्व बढ़ेगा? बिल्कुल राणा साहब,
उसके पहले अगर हिस्ट्री में आप जाएं तो ओटोमन एम्पायर, बिल्कुल, 48 में क्यों बिठा दिया? जूस का अपना कोई देश नहीं था, हर जगह, जर्मनी में भी हर जगह पिटते थे वो, ठीक है। तो आप ये समझे वो कितना काबिल हो सॉफ्टवेयर में, जेम्स टेक्नोलॉजी में, किसी भी चीज में, पर वो तो मैं कहता हूँ इजराइल क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड की एम्बेसी है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न वर्ल्ड की एम्बेसी है वो, और पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर नजर रखने के लिए अमेरिका, यूरोप का वो नुमाइंदा है, तो उसको कैसे गिरने देंगे वो? और सेकेंडली उनका तो एक ही देश है, वो तो गिरे हुए हैं, इजराइल गिरा हुआ है, तो उनके वजूद की लड़ाई है, और वो छोटा है, तो वो तो पुरजोर लड़ेंगे, उनकी हिस्ट्री रही है। और 73 वॉर में 6 कंट्री से लड़के उन्होंने जब लड़े थे, ऐसा ही राणा साहब आपको पता होगा 6 अक्टूबर 1973, 50 साल पहले, और 50 साल एक दिन पहले, और जब ये इजराइल उसमें सरप्राइज हुआ था उस टाइम, जैसे भी 7 अक्टूबर को हुआ है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, सिनाई पेनिनसुला इतना बड़ा इजिप्ट का कैप्चर कर लिया। और जब बाद में जाके 6 साल के बाद जब इजिप्ट ने कहा ठीक है हम आपको मानते हैं, आप कंट्री है, रिकॉग्नाइज करते हैं, तब सिनाई पेनिनसुला छोड़ा। तो ये चीज अभी होने वाली है, पर एक ही इसमें डिफिकल्टी मैं देख रहा हूं, क्या? देखिए इजराइल छोटा कंट्री होने के नाते उसके पास इतना स्टेमिना नहीं है सर, हर वॉर उसका 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन का होता है, ये तो 13 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, छोटा वॉर कर सकता है, और सरप्राइज भी हुआ है। तो अनलेस इसको अमेरिका से, वेस्टर्न पार्ट से सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो इसके लिए खड़ा होना मुश्किल है। और जब क्या होता है खड़ा होना मुश्किल है, तो ये चीज न्यूक्लियर में जा सकती है। तो जब मेरे पास मरता क्या ना करता, तो मैं तो ये कर लूंगा, ये काम क्या न्यूक्लियर वाला ये हो जाएगा। और ईरान उकसा रहा है, और आपने पहले कहा राणा साहब कि देश इकट्ठे हो जाएंगे, कहां से इकट्ठे होंगे? शिया सुन्नी आपस में देखते नहीं है, खुद आंख नहीं सुहाते। यमन में सऊदी ने कितना उनको तड़पाया है, कितने नाश किया है, कितना नरसंहार किया है। तो ऐसा, और अफगानिस्तान के अंदर वो जो तालिबान है उसको ISIS कहता है तुम काफिर हो, तुम तो अमेरिका से मिल के और उससे संधि कर ली। तो ये कोई सिंगल ब्लॉक नहीं है, पर दिखावे के तौर पे OIC तो है ही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तो है ही, तो वो तो कट्टे लगते हैं, दिखना पड़ता है उनको, खाली नूरानी दिखाने के लिए। पर पॉइंट ये है कि सारा जड़ जो है, सब चीज का जड़ जो है ईरान है, और हमास को उसका सामने का, तो हमास को कैप्चर करने के लिए ग्राउंड अटैक फुल फ्लैश होगा मिलिट्री के तरीके पे। हमास को गाजा में कैप्चर करना, तबाह करना आसान काम नहीं, कारण क्योंकि सुरंगें हैं, कारण बिल्ट अप स्ट्रक्चर है, तो वहां जब बिल्ट अप पे जाते हैं। और तीसरा कारण होस्टेज पकड़े रखे हैं उन लोगों ने, तो स्पेशल फोर्सेज इजराइल की, स्पेशल फोर्सेज UK की, और स्पेशल फोर्सेज अमेरिका की आई हुई है वहां पे। तो अटैक होगा तो पहले तो होस्टेज को निकाला जाएगा, नहीं तो एक एक करके हमास वाले होस्टेज को, इजरायली जो बंदे पकड़े हैं उनको मारना शुरू कर देंगे। तो ये 7 दिन 8 दिन चलेगा। हाँ बिल्कुल। अलूने जी, अब अगर दोनों देश आकर इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, तो क्या समझा जाए कि अब जंग खत्म होगी या फिर और बड़ा रूप ले सकती है? बड़ा दिलचस्प सवाल है राणा जी। देखिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि दरअसल फिलिस्तीन जो राष्ट्र है वो तकनीकी तौर पर उसकी कोई जमीन है ही नहीं। 1948 में जो अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था, उसमें जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसको, उस पर जॉर्डन का कब्जा हो गया था, और जो गजा वाला इलाका उस पर मिस्र का कब्जा हो गया था। अब 1967 में जो अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था, तो इजराइल ने बहुत सारी जमीन छीन ली, और उसके बाद तकरीबन 25 सालों तक गजा पर किसका कब्जा रहा? इजराइल का कब्जा रहा। हाँ। अब बात यह है कि जो अमेरिका वो यह नहीं चाहता कि गजा पर इजराइल फिर से कब्जा कर ले, और इजराइल की समस्या यह है कि गजा में देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय मदद लेते हैं, आप अस्पताल बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पैसों से, आप अंतर्राष्ट्रीय पैसों से स्कूल बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दिखने वाले दरवाजे बाहर के वो तो बच्चों के आने के लिए होते हैं, लेकिन उसके नीचे आप सुरंगें भी बना देते हैं। तो जब तक सुरंगें खत्म नहीं हो जाती तब तक हमास खत्म नहीं हो जाता, और इसके लिए उन सुरंगों को खत्म करने के लिए इजराइल को उन बमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इजराइल में, गजा में, जो सुरंगों को नष्ट कर सकती है, जैसे
तोरा बोरा की जो पहाड़ियां है अफगानिस्तान में अमेरिका बम्बर ने निशाना बनाया था, और ओसामा बिन लादेन को तोरा बोरा की पहाड़ियां, आप सोचिए जलालाबाद के पास आसपास के जो इलाके, वो तमाम पहाड़ियां बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन इलाके हैं प्राकृतिक तौर पर, लेकिन उसके बावजूद ओसामा बिन लादेन को तोरा बोरा की पहाड़ियों से भागना पड़ा था। तो ये ज्यादा दिन नहीं है, उन सुरंगों से हमास के आतंकियों को भागना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो भूमध्य सागर में डूब के मरना पड़ेगा, मिस्र की तरफ को जा नहीं पाएंगे, और जो इजराइल की तरफ रास्ते खुलते वो बच नहीं सकते, और उनके लिए बचने के ज्यादा अवसर भी नहीं है। तो इजराइल इस मामले में देखिए राणा साहब, इसको एक समझना पड़ेगा एक बात को हमको, जब भी आप इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जिस कौम को मारा गया है, जिस कौम को आतंकित किया गया है, वो यहूदी है। उनको जर्मनों ने मारा है, उनको ब्रिटिशर्स ने मारा है, उनको अमेरिका ने मारा है, और उसके बाद इन तमाम संघर्षों, एक दौर तो ऐसा आया था जब जो यहूदी है उनको, वो उनके लिए सिर्फ पानी था, क्योंकि ब्रिटेन में भी उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो वो यरूशलेम आए, और जब वो यहाँ पर बसे तो ये माना जाता था, जब ब्रिटिश वापस लौटे तो उन्होंने सोच लिया था कि ये अरबों के बीच जिंदा नहीं बच सकते, लेकिन ये कौम ऐसी है जो जिंदा बची, इन्होंने अपने आप को जीवित रखा। तो इसको नष्ट करना आसान नहीं है, और अब अमेरिका और ब्रिटेन साथ में आ गए हैं, तो यह युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने ईरान को यह संदेश जरूर दे दिया है कि यदि ईरान ने यह गलती की, देखिए ईरान की गलती का अमेरिका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो कई दशकों से अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करता रहा है। तो इस बार ईरान में हमला होगा, और ईरान को यदि इससे बचना है तो उसको इजराइल से दूर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर राणा साहब, जब तक वहां की सुरंगें नष्ट नहीं हो जाती जो गजा की, तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है, और ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से वो सुरंगों को नष्ट करेगा ही, यह उनका खुला संकेत। राणा साहब बिल्कुल बिल्कुल निगम साहब, अगर वो रुकने वाला है ही नहीं इजराइल, जब तक सुरंगों को नष्ट नहीं कर देता, और ऐसे में अगर बाकी देशों का समर्थन मिलने लगेगा हमास को, क्योंकि फिलिस्तीन का तो वो नाम ले रहे हैं, समर्थन तो कहीं ना कहीं हमास को ही है उनका, तो ऐसे में फिर तो जंग और बढ़ेगी। नहीं, ये तो देखिए, जब जंग शुरू तो जैसे उसने कहा था इजराइल ने कि जंग शुरू तो हमास ने की है, लेकिन खत्म हम करेंगे। अब और खत्म करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। कोई भी देश जो होगा, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है या कोई भी इज्जतदार देश है, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि अपने वहां के नागरिकों को मरवा दे। तो बदला तो लेना ही है, और बदला संपूर्ण समाप्ति से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार ये होता रहता है। वहां से शायद रोज ही रॉकेट आते हैं, रोज ही वहां पर झड़पें होती हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में चिंता जो जताई जा रही है निगम साहब, जो चिंता जताई जा रही है, वो चिंता ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमास को खत्म करते करते ये आग मिडिल ईस्ट में फैल जाए, उसके साथ साथ और आगे तक फैलती चली जाए, फिर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। चिंता ये है। नहीं, वर्ल्ड वॉर तो खैर बहुत दूर की बात है, है ना। देखिए, ये युद्ध जो है जरूर मुस्लिम कंट्रीज में फैलेगा, और वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे उसको। लेकिन एक बात देखना है, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी इशारा किया था, कि इस्लामिक देशों में भी एक आपस में बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। जो प्रिंस सलमान है, उन्होंने जब अपने शासन संभाला तो उस वक्त पे उन्होंने कह दिया था, जब वो अपने चाचा ताऊ को भी साफ संदेश दे सकते हैं, अब ये बंद करो, अब हमें आगे फ्यूचर देखना है ना, और वो उस तरह चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रिंस सलमान जो है इस तरह इस इस्लामिक युद्ध, इस्लामिक तरह के जो जिहाद चल रहा है, इसमें फंसेंगे। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन जो है सामने आएंगे, और ये कोई बहुत बड़ा एक विश्व युद्ध में तो नहीं बदलेगा, हम सो श्योर। क्योंकि 1 साल से ज्यादा होगा, 2 साल होने वाले हैं अभी, मतलब यूक्रेन युद्ध को, और सब कहते थे कि हाँ भाई विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, वो भी वही जगह अपने स्थिर हो गया है। देखिए, जो युद्ध जितना लंबा चलता है, वो डिफेंस वाले बताएंगे ज्यादा, उसमें उसकी जो इंसेंटिव उतने कम होती चल जाती है, इंटेंसिटी। क्योंकि बिल्कुल जितना ब्रिट्स टैक्टिस होती है, वो डिफेंस वाले अच्छी तरह बता पाएंगे। मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, क्यों भूषण जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो युद्ध जितना लंबा चलता है, उसकी इंटेंसिटी उतनी कम हो जाती है? राणा साहब और निगम साहब से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 1945 का पर्ल हार्बर,
हाँ। जो लास्ट टाइम वर्ल्ड में, दुनिया में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, 6 साल के बाद हुआ। 6 साल तक चल रहा था विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध क्या होता है? ये विश्व युद्ध के आसार मेरी समझ में पूरे तैयार है। क्यों? कारण क्या है मैं बताता हूँ। एक क्लियर कट 2 डिवीजन है। इस डिवीजन में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कई देश आ खड़े हैं, और मतलब 1/3 ऑफ जीडीपी और 50% ऑफ जीडीपी इस तरफ है। और सामने क्या है? चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और कतार, ये सब अपनी फौजें में चन्ना उतारे, पैसा दे रहे हैं और दे सपोर्ट करते रहेंगे डिस्पाइट कॉन्ट्रडिक्शंस। और नॉर्थ कोरिया और इतना और कई हॉटस्पॉट्स है। नंबर 2 हॉटस्पॉट्स कई हैं, चाइना, ताइवान, रशिया, यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, वर्ल्ड में। तो ये आसार तो उस तरफ ही जा रहे हैं। और क्यों? सबसे बड़ी बात, ईरान जो अखनूर बैठा है, जो किसी भी चीज कीमत पे संधि करने को तैयार नहीं है, ये एक उसमें है खड़ा हुआ बीच में। तो ये सब आसार विश्व की तरफ दिखा रहे हैं इशारा। ईरान कुछ न कुछ खुराफात करेगा। क्यों? ईरान कई सालों से दबा रहा है और हिस्ट्री उनकी तो बड़ी ऊंची है और उनको डर है, उनको ख्वाब है कि ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के वो बने गुरु। तो इस हिसाब से ये वो उस चीज को बिगाड़ेगा और उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा, भगवान करे ना हो, तब जाके मामला सुधरेगा। तो इस टाइप से जब साइड लेते हैं बहुत लोग, चीन, रूस, चीन क्या कहता है? हमास टेररिस्ट नहीं है, चीन कहता है। तो इसलिए डिफरेंसेस बहुत है। तो इसलिए ये बहुत डिफरेंस होने के नाते कई कंट्रीज स्टैंड ले रही है। अब एग्जाम्पल एक चिलास चीज राणा साहब, अब पाकिस्तान भी इसमें अड़ेगा। जब पाकिस्तान इसमें आएगा तो पाकिस्तान को टर्की अर्डोगान ने बताया है कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लो, हम सपोर्ट करते हैं आपको, पाकिस्तान को बोला है। फिर इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हालांकि ये अभी उसमें तो देखा जाए तो वेस्टर्न नेशंस और ये रशिया, न्यू इमर्जिंग पावर चीन, फिर रशिया, ये हो रहा है। और वो हम उसमें रह जाएंगे, बच जाएंगे। और क्योंकि हम भी तो, और दूसरा सिला एक और चक्कर है इसके अंदर। अगर आप धर्म के हिसाब से देखें तो 8 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड अर्थ पे है। 8 बिलियन में से 2.5 बिलियन तो क्रिश्चियंस हैं और 1.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं। तो वो ये भी एक लड़ाई है। हिंदू उसमें 1.5 बिलियन हट जाते हैं, ये आपस में इनकी लड़ाई है। तो ये चीज विकराल रूप लेने के काफी आसार नजर आते हैं मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल। अलूने जी, मैं आपसे इस चीज पर ये थोड़ी सी टिप्पणी चाहता हूं कि क्या ये पूरी लड़ाई को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि भू राजनीतिक, वैश्विक संसाधन, तेल कूटनीति और इन सब पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए भी क्या दुनिया जिस तरह से भी बटी हुई नजर आ रही है, वो 2 हिस्सों में इसीलिए है कि वर्चस्व बनाया जा सके? राणा साहब देखिए, सबसे पहले जो समस्या है वो इसमें सर्वसत्तावाद है। देखो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद यह संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य था कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होगी तो लोगों के अधिकारों की भी रक्षा होगी और दुनिया में शांति प्रिय देश भी हो जाएंगे। अब देखिए, आप जब दुनिया की बात करते हैं तो उसके पहले हमको इन 2 देशों के बारे में हम देखते हैं, इजराइल के बारे में और फिलिस्तीन के बारे में। महमूद अब्बास जो है वो पिछले 3 दशकों से फिलिस्तीन की सत्ता में है। मतलब आप उनका न्यायपालिका पर भी कब्जा हो गया है, लोकतंत्र पर भी, मतलब जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे तो उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और वो 87 ईयर के हो गए। इसका मतलब यह है कि यदि वो अभी मर जाए, यदि अभी उनकी मृत्यु हो जाए तो उस देश के सारे जो इस्लामिक ग्रुप है वो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। ये बहुत बड़ा संकट है। अब दूसरी ओर जब आप इजराइल में आते हैं तो इजराइल में भी आप देखिए कि जो नेतन्याहू है वो किसी भी येन प्रेन केन प्रकारेण करके सत्ता में बने हुए हैं, तो वो भी दक्षिणपंथी विचारधारा को अपनाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब जब ये जो 2 देश हैं, इन 2 देशों में ही इतनी अस्थिरता हो गई है तो उसके बाद जो खाड़ी या मध्य पूर्व है वो तो भाई देखिए वो सांसें है यूरोप की। यदि मध्य पूर्व से तेल जाना यूरोप में बंद हो जाएगा तो यूरोप की जो ये चकाचौंध है ये खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा राणा साहब, ये ओसामा बिन लादेन ने एक बात कही थी कि हमारे भाग्य में आंसू, हमारे भाग्य में दुख, और वो मुस्कुराते रहे, हम उनको भी आंसू देंगे, हम उनको भी दुख देंगे।
तो मध्य पूर्व में अस्थिरता जो है वो यूरोप के लिए बड़ी मुफीद नजर आती है, और यही शिया सुन्नी का एक प्रमुख विवाद है, और उसको जो बढ़ावा देती है वो कट्टरपंथी ताकतें देती है, वो गरीबी देती है, वो गृह युद्ध देते हैं, वो राजनीतिक अस्थिरता देती है, वो आर्थिक असमानता देती है, और जो इस्लामिक दुनिया है वो इस पर सब केंद्रित है। वहां पर आप आर्थिक असमानता भी देखेंगे, वहां पर राजनीतिक टकराव भी देखेंगे, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता, सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। तो जब तक ये मध्य पूर्व बदहाल रहेगा, यूरोप के लिए वो बेहतर रहेगा। इसलिए जो दुर्भाग्य यह भी है कि मध्य पूर्व बदहाल बने रहना चाहता है, और जो इजराइल है वो जो यूरोपियन राष्ट्र है उनका प्रतिनिधित्व करते रहना चाहता है। यह भी एक बड़ा कारण नजर आता है। राणा साहब। बिल्कुल निगम साहब, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात की जाए तो उस समय पर ओटोमन एम्पायर को हराकर ब्रिटिश ने कब्जा किया जिस जगह पर आज इजराइल है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यहूदियों ने ब्रिटेन का साथ दिया, और उसके बाद आगे की चीजें शुरू हुई, उसके बाद गठन हुआ। तो ये बड़ी लंबी कहानी है। मैं इसमें ये समझना चाहता हूं कि अभी जो स्थिति है उस स्थिति को कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए। देखिए, अलहने साहब ने बड़ी अच्छी सलाह दी है, और इसको सलाह को तो मेरे ख्याल में जो राष्ट्रपति हैं उनको कैसे स्वीकार करेंगे ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ। लेकिन अगर जो उन्होंने कहा है फिलहाल कि अगर वहां इसके फलस्तीन के राष्ट्रपति को किन्हीं कारणों से अगर वो उनकी डेथ हो जाती है, और ये जो एक सीन उभरेगा, ये बड़ा खतरनाक होगा। हाँ। जो आपका प्रश्न है राणा जी, अब मुझे लगता है कि जो युद्ध है, जो अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट साहब ने भी जो इशारा किया था, मुझे इसलिए बड़ा डर लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध का मतलब होता है न्यूक्लियर वार। हाँ। और न्यूक्लियर वार का मतलब है टोटल डिजास्टर। हाँ। तो इसमें किसी को कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। हाँ। और ये दूसरा विश्व युद्ध तो है नहीं। हाँ। कि जहां पर एक टारगेट था जिसको हमें अचीव करना था, किसी को हराना था, यहाँ तो खुद भी हारेंगे और दूसरे को भी हराएंगे। हाँ। तो इसलिए मैं कोई संभावना ऐसी देखता नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि दुनिया 50 बार नष्ट हो सकती है, इतना हमारे पास में अस्त्र है। जब चंद लोग थे जिनके पास में न्यूक्लियर पावर थी, अब छोटे छोटे देश भी न्यूक्लियर पावर वाले हैं, तो क्या वो चुप बैठ जाएंगे? हाँ। तो इस नाते मुझे नहीं लगता, जब सब डरेंगे तो विश्व युद्ध मुझे नहीं लगता। मैं भी क्षमा सहित उनसे डिफर करता हूँ, है ना। लेकिन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, मिडिल ईस्ट में कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद, और मैं अलुमेद साहब की बात से सहमत हूं कि वो यूरोप चाहता है कि वो ऐसे ही बने रहें। हाँ। और जो खुशी यूरोप में है वो बनी रहे, और ये उनकी तरफ देखते ही रहे। तो ये हाँ। अभी कुछ दिन और चलने वाला है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा मिडिल ईस्ट अपने पैरों पे खड़ा हो, वो पावरफुल बने। चूंकि ये आपस में जो लड़े हैं थानेदारी के लिए, इस्लाम की थानेदारी कहाँ, कभी तो तुर्की करता आ रहा पहले से ही, अब ईरान उसकी जगह लेना चाहता है। तो ये इकट्ठे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। ये कंट्रोडिक्शन तो इनमें आपस में रहेंगे ही। हाँ। लेकिन तो क्या निगम साहब ये समझा जा सकता है, क्या निगम साहब ये समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई हम देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच, तो क्या यूं समझा जाए, क्योंकि एक फिल्म का डायलॉग भी है OMG का, कि धर्म सिर्फ लड़ाने का काम करता है। ये बात तो इस्लामिक देशों के ऊपर तो बिल्कुल सही साबित होती है। अब ये बताइए, ये युद्ध चल रहा है, इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हुए हैं, इनका जो OIC है, उसका क्या मतलब था एक मीटिंग करने का? हाँ। भाई संगठन किसी काम के लिए बनता है। जो अलुमेद साहब ने बताया, UN इसलिए बनाता है कि भाई डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है वो हाई हो, लोग आजाद हों, और डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अधिकार देकर के लोग काम करें। तो ऐसे ही तो OIC बनाया गया होगा। हाँ। कि इस्लामिक इंटरेस्ट उनको सेव करें। लेकिन वो इंटरेस्ट ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों को मारें। हाँ। लोगों का अत्याचार करें। हाँ। लोगों को इस तरह ढाल बना के बच्चों का, दूसरे देशों के नागरिकों का, और आप एक शील्ड के रूप में प्रयोग करके आप दुनिया को टेरराइज करें। ये तो अर्थ नहीं था वो इस्लामिक स्टेट का, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ। लेकिन ये हो रहा है ना। तो ये तो किसी मायने में भी कभी अप्रूव नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल। भूषण साहब, जिस तरह से अभी निगम साहब ने ये तो एकदम क्लियर कर दिया कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति तो नजर आती नहीं है, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो फिर हानि सभी की होगी, कोई हार जीत वाली स्थिति में होगा ही नहीं।
लेकिन जो युद्ध चल रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन का चल रहा हो या इजराइल हमास का चल रहा हो, इस युद्ध का अंत कहां नजर आता है? क्या सिर्फ यही कि हमास को खत्म कर देना अंत है या उसके आगे भी कहानी है? नहीं, हमास को खत्म करने का लिमिटेड एम इजराइल का है और उतना हो जाए, और हो जाए तो काम युद्ध खत्म हो जाएगा। पर इसको ईरान करने नहीं देगा। ये द्वापर युग की बात है ना, महाभारत। महाभारत वो भी न्यूक्लियर वॉर था, कितना भारी डिस्ट्रक्शन हुआ। वॉर चाहता कोई नहीं है, पर अकड़ में एक दूसरे की आंख फोड़ लेते हैं हम लोग। ये तो इंसान का इतिहास है। तो बात ये है, और आप जो बात कहां से शुरू होती कट्टरवादी की, आप धर्म की बात देखें। मैंने आपसे पहले कहा कि 1.5 बिलियन 150 करोड़ मुसलमान है और 250 करोड़ क्रिश्चियन है। इस्लाम में लिखा है कि इस्लाम जो है एक छत्र राज, एक छत्र धर्म जो है पृथ्वी का इस्लाम है। बाकी अगर नहीं है, या तो भ्रमित है, या उनको मनाओ, या उनको सर कलम करके इस्लाम में लेके आओ। कयामत के दिन की इंतजार कर रहे हैं। अब ये जब बातें होती हैं, इसका मतलब क्या है? उनको लिखा हुआ है, खुदा की खिदमत है कि मैं इस्लाम को मनाऊं। वैसे क्रिश्चियनिटी भी यही कहता है कि इनको मनाऊं। तो उसके चक्कर में ये चीजें हो रही हैं, और इनको उसके लिए क्या है, अगर आप अपनी जान भी दे दें तो खुदा की खिदमत है, ये बात है। तो इसलिए ये चीज टेंशन वहीं से सारा आ रहा है। हम दुनिया इस बात को, हम लोग टीवी पे ये चीज नहीं बोलते, लगता है अच्छा नहीं लगता है। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट की गेम नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट नहीं है, ये धर्म का ही कंफ्लिक्ट है। और धर्म क्या कहता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा बने। तो इसलिए कैसे हटेगा चीज, कैसे जाएगी? तो बहुत दूर तक जाएगी चीज, ऐसे एकदम हटेगी नहीं। हमास खत्म कौन करे? ईरान ऐसा, हमास क्या है, हिजबुल्लाह क्या है? ईरान के कैट्स पॉ, शेर के पंजे दो, वो पंजे खत्म नहीं होने देगा ईरान। क्यों? वो तो चाहते हैं कि दबाव योगी को। आपको पता है हमास के चार्टर में क्या लिखा है? डिस्ट्रॉय एवरी जू। हालांकि जुडाइज्म 4000 साल पुराना है, 1400 साल पुराना है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है। उनका पहला काम है डिस्ट्रॉय एवरी जू। अब ये शुरू से, बचपन से हर बच्चों को बताया जाता है डिस्ट्रॉय, तो कैसे आप कहेंगे पीछे आएगी? इस बात को दुनिया को समझना पड़ेगा। बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। हाँ, निगम साहब आप हाथ उठा रहे थे, एक बार अपनी बात रखिए। हाँ राणा साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान तो हमने भी पढ़ा है और ईमानदारी से पढ़ा है। इस्लाम पर भी मेरी स्टडी है। तो कुरान में तो कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आप निहत्तों को मारो, या इस्लाम को फैलाने की वाली बात। स्वयं मोहम्मद प्रॉफिट ने भी कभी ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि आप जब आएंगे आप अपने ईमान पे रहिए, दूसरे लोग अपने आप प्रभावित होकर के आपको ज्वाइन करेंगे। उन्हें तलवार से फैलाने वाली बात कभी नहीं कही थी। दूसरी बात यह है कि जब से अपने अपने इस्लाम बने हैं, ये तेरा इस्लाम, ये मेरा इस्लाम है ना, तब से इस समस्या आई है। बिल्कुल। अब तो इस्लाम ही एक नहीं है। भूषण जी, बताइए। बहुत धन्यवाद निगम साहब, आपने मुझे बताया इसके बारे में। और मैं आपका नंबर लेके और आपसे वो आए थे शेयर करूंगा कुरान की, जिसमें लिखा है कि आप कत्ल करें। मैं शेयर करूंगा, इट इज लर्निंग फैक्ट और सीक्रेट। मेरा पॉइंट तो आपका पॉइंट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या है, सच्चाई क्या है। बिल्कुल। आलूने जी, क्या यही समझा जाए कि क्योंकि जो स्थिति है और जिस तरह से लगातार इस युद्ध में भी ये शब्द निकलकर सामने आ रहा है कि ये इस्लामिक जिहाद है, ये जिहाद आतंकवादी हैं, और उसी की वजह से ये स्थिति बन रही है, तो यही समझा जाए कि धर्म सिर्फ लड़ाने का काम कर रहा है और वो पंक्ति झूठी हो गई कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? नहीं, वो एक बात है, राणा साहब एक शायर है मगन प्रहरी, उन्होंने कहा है कि दिखने में यो तो बहुत बड़ा ढोल होता है पर भीतर से पोलम पोल होता है। तो इस्लामिक दुनिया ये तय नहीं कर पा रही है कि उनका धर्म कितना बड़ा है, और वो करते करते जो कट्टरपंथी है वो उसको पोलम पोल कर देते हैं। लेकिन इन सब के ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इस सब में जो बर्बरता है, बर्बरता जो कट्टरपंथियों की है, वो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है। जो उदारवादी मुसलमान है या जो धर्मनिरपेक्ष देशों में रह रहे हैं, आप सोचिए अमेरिका में रहने वाले मुसलमान जो हैं, उनकी परवाह बाइडेन ने करना क्यों बंद कर दी? थोड़े दिनों में ट्रंप भी आने वाले हैं। कहां पर? इजराइल। ठीक है, ब्रिटेन में भी, ब्रिटेन बहुत उदारवादी देश है, वो भी मुस्लिमों की परवाह इस मामले में नहीं कर रहे हैं।
तो ये जो सांस्कृतिक टकराव पैदा करने की कोशिशें की जा रही है मध्य पूर्व से, यह पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत घातक है। और वैश्वीकरण के दौर में हम सबको साथ में रहना है, जीना है, मरना है। लेकिन राणा साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन समस्या का निदान क्या हो सकता है। देखिए, हाँ बिल्कुल, हमास जो है, हमास द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को मानता ही नहीं है। जो ओस्लो समझौता हुआ था 1993 में, उसमें यासिर अराफात ने माना था कि इजराइल एक अलग देश होगा, फिलिस्तीन एक अलग देश होगा। हमास ने कहा कि इजराइल का नामो निशान होगा ही नहीं। अब क्या है कि जो वेस्ट बैंक का पूरा इलाका है, वहां पर महमूद अब्बास है, और वहां की जो युवा पीढ़ी 30 साल की हो गई, उन्होंने वोट डालना अभी सीखा ही नहीं है। जबकि वहां पर लोकतंत्र की बात हुई थी तो वहां के लोग बहुत खुश हुए थे। दूसरा, जो गजा का इलाका, यहाँ पर हमास जो है आतंकी संगठन के साथ राजनीतिक संगठन भी हो गया है। तो खाड़ी के जो देश है या जो मुस्लिम देश है, उनको जो वेस्ट बैंक है और जो गजा है, वहां पर किसी समानांतर सरकार को लाना पड़ेगा, जिसमें बुद्धिजीवी हो, जिसमें पढ़े लिखे लोग हो, जिसमें उदारवादी धर्मगुरु हो। यदि इस प्रकार से किया गया आने वाले समय में, और ऐसा जॉर्डन और मिस्र को करना पड़ेगा, तो यह युद्ध रुकेगा। और हमास को न केवल प्रतिबंधित तो कर दिया गया है, लेकिन हमास को फिलिस्तीन के लोगों को साइडलाइन करना पड़ेगा। यदि यह होता है, तभी इस दुनिया में जो सांस्कृतिक टकराव की जो कोशिशें की जा रही है, जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। और यह वैश्विक समुदाय को यह कोशिश करना ही पड़ेगी। राणा साहब, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भूषण जी, हाँ आप हाथ उठा रहे हैं। ये जो मैं कह रहा था आपसे, धार्मिक कि मेरा बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पूरी दुनिया में रहे। हाँ। आप मुझे बताएं, अगर सिविलियंस गाजा स्ट्रिप में सख्ते में आ रहे हैं, इतना बड़ा जमीन है इजिप्ट के पास, सिनाई पेनिनसुला वगैरह मिला के इतना बड़ा जमीन है सऊदी अरेबिया के पास। हाँ। किसी भी मुस्लिम कंट्री ने अपने दूसरे विस्थापित मुसलमानों को अपने देश में लिया है? नहीं। जर्मनी जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इंडिया आते हैं रोहिंग्या मुसलमान। भाई 71 की लड़ाई लड़ाओ तो बांग्लादेश से मुसलमान आए तो लड़ाई शुरू इसलिए हुई, वही 71 की लड़ाई में था। तो क्यों? वो कहते हैं हमारे मुसलमान जहां जाएंगे वहां फलेंगे फूलेंगे, और कल को जैसे यूके में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, बेल्जियम में, वहां इस्लामिक राज खड़ा करेंगे। तो ये हमारा धर्म है, इस्लाम पूरी दुनिया में छा जाए, ये फिलॉसफी है ये। बिल्कुल। निगम साहब, मेरा सवाल अब यह है कि आखिर अब ये भी लगातार बात हो रही है कि अब जमीनी स्तर पर भी हमले शुरू हो जाएंगे। अब जब ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ आकर खुलकर सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि इजराइल से हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो क्या जमीनी हमले करना भी आसान हो जाएगा और जंग को अंजाम देना भी? अमेरिका या ब्रिटेन कभी भी गजा में हमला नहीं करेगा, ये बिल्कुल बात पक्की है। ये जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर ईरान या बाहर का कोई देश शामिल होता है इस युद्ध में, तब इन दोनों देशों की भूमिका आती है, ठीक है ना। गाजा के लिए तो जो सबसे नियरेस्ट है वो वही है। हाँ। दूसरा इजराइल ही करेगा उसके ऊपर। और जो सजेस्ट किया था हमारे साथी ने कि जब तक उनकी जो माइंस अंदर, उन्होंने माइंस है और जो जमीनों में अंदर खोद करके जो आर पार किया हुआ है, चुपने की जो जगह हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में जो उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, उनको खत्म करने के लिए अमेरिका आ नहीं सकता, उनको तो इजराइल को करनी पड़ेंगी। तो ड्यू रिगार्ड से मुझे ये नहीं लगता कि अमेरिका केवल छोटे उद्देश्य के लिए वहां अटैक करे गजा के ऊपर, नहीं, ये उनके लिए बहुत छोटा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इन आतंकवादियों को खत्म करने। अब ऐसे में एक और सवाल मेरा ये है, लास्ट सवाल आपसे, मेरा सवाल ये है कि 4 से 5 बार समझौता टेबल पर भी इजराइल बैठ चुका है फिलिस्तीन के साथ, लेकिन उसके बाद भी बेनतीजा सारी चीजें रही। 2 नेशन थ्योरी को भी मान जाता है इजराइल, लेकिन फिलिस्तीन चाहता है कि पूरा इजराइल हमें मिल जाए, तो फिर सहमति कैसे बनेगी? और अगस्त 2005 में राणा साहब, आपको पता है, इजराइल ने गाजा स्ट्रिप खाली कर दिया था। वहाँ इजरायली सेटलर्स थे, अगस्त 2005 की बात है। और भी आज क्या हुआ थे 18 साल में, वो वहां पे गढ़ बन गया, बारूद का गढ़ बन गया, आतंकवाद का गढ़ बन गया। तो इजराइल ने कहा हम कोऑपरेट करते हैं, हम विड्रॉ करते हैं, अपना संभालो आप। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है, कैसे हल होगा, बिल्कुल कैसे होगा, हमारा खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अब जब ब्रिटेन और अमेरिका इजराइल के साथ आ चुके हैं,
तो कितनी मजबूती इजराइल को मिली है और अब यह जंग कहां तक जाएगी? क्या जंग, क्योंकि इस बात को तो इनकार चुके हैं निगम साहब, उन्होंने कह दिया कि वर्ल्ड वॉर 3 की कोई संभावनाएं नजर नहीं आती हैं, क्योंकि ऐसे में मामला हार जीत का नहीं होगा, विनाश का होगा और पूरी दुनिया के विनाश का होगा। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 नजर नहीं आती है, लेकिन इस जंग का अंत होना जरूरी है, क्योंकि यह युग आविष्कार का है, तरक्की का है, विकास का है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।